सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और इसमें हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है विच इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज़ सीपीयू, राइट। तो व्हाट इज़ सीपीयू? तो जो लोग द स्टूडेंट्स हु आर इन द स्मॉलर क्लासेस वो इस चीज़ को आराम से समझ सकते हैं सीपीयू क्या चीज़ है। तो सीपीयू एक हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, राइट, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन एंड मैनेजिंग टास्क। तो सीपीयू एक क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है, जिसका काम क्या है? मैनेज करना और एग्जीक्यूट करना। किसको? टास्क को। चीज़ क्लियर है? सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं अपन, सीयू, एएलयू और रजिस्टर्स। ये तीन इसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सीयू स्टैंड्स फॉर मैनेजिंग इंस्ट्रक्शन, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स फॉर अदर कंपोनेंट्स। सीयू का काम क्या है? कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? फॉर जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स। ओके, अब आता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जैसे इसका वर्ड है अर्थमेटिक, इससे क्या चीज़ समझ में आती है कि it is basically applying the arithmetic operations on it. So it is basically performing the arithmetic and logical operations on data. Okay, executes calculation like addition, subtraction and comparisons. ये जो भी operations है ये कौन करता है? अपना ALU करता है, ठीक है। बात की जाए रजिस्टर्स की, तो रजिस्टर इज a small high speed storage locations within a CPU, store data temporarily during processing. जब भी अपन प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो उसमें डेटा इसमें टेम्पररीली स्टोर किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर्स, इंडेक्स रजिस्टर्स, ये इसके टाइप्स है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट्स क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन को मैनेज कर रहा है और उसके एग्जीक्यूशन को देख रहा है, कंट्रोल सिग्नल्स भेज रहा है दूसरों के लिए यानी अदर कंपोनेंट्स के लिए। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने पे पूरा फोकस कर रहा है, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कंपैरिजन एक्सेट्रा। रजिस्टर्स क्या है? ये स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशंस होती है सीपीयू के अंदर जहाँ पर हम डेटा को टेम्पोरेली स्टोर करते हैं, ठीक है। डेटा को अपन ने यहाँ पर टेम्पोरेली स्टोर कर दिया ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेस करते समय हमने इसमें डेटा टेम्पोरेली स्टोर कर दिया। इसका मेन एग्जांपल है एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, ये सब इसके एग्जांपल है। अब आता है सीपीयू ऑपरेशंस। सीपीयू ऑपरेशन क्या होते हैं? लाइक फैच एंड डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल्स। अब जैसे इसमें मेजरली जो 4 ऑपरेशंस बताए गए हैं वो बता देते हैं। पहला फैच एक ऑपरेशन है, सीपीयू ऑपरेशन है विच इज़ यूज टू रिट्रीव द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, यानी मेमोरी का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको ये फैच करेगा। देन द नेक्स्ट वन इज द डिकोड। डिकोड इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शंस ऑप कोड and operand. Again repeating, first is a fetch. The purpose of fetch is to retrieve the next instruction from the memory. Next is decode. Decode itself means to interpret the instructions opcode and operand, right? So again, fetch, decode, execute cycle is very much simple. First is fetch to retrieve the next instruction from the memory. Next one is decode to interpret the instructions opcode and operand. Execute performs the operation specified by the instructions, and store, save results back to the memory or registers. And the next, now the important thing is instruction pointer. What is instruction pointer? Instruction pointer basically holds the memory address. क्या करता है? memory address को hold करके रखता है, ठीक है। अब ये क्यों करता है और किसके मेमोरी एड्रेस को होल्ड करके रखता है? ये मेमोरी एड्रेस को होल्ड करके रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के। जो भी इनका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसके मेमोरी एड्रेस को ये होल्ड करके रख लेता है, ठीक है। नाउ द जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से पहले हमें ये जानना होगा व्हाट इज बेसिकली द रजिस्टर्स, राइट। सो रजिस्टर्स आर द फास्ट स्मॉल स्टोरेज यूनिट्स विच इज़ यूज्ड फॉर टेम्पररी डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। देखो वापस सुनना, रजिस्टर्स इज फेमस फॉर इट्स 2 काइंड्स। व्हाट इज फर्स्ट इज फास्ट, इट इज़ फास्ट। रजिस्टर जो है वो एक फास्ट और स्मॉल
स्टोरेज यूनिट्स हैं, राइट वो फास्ट और स्मॉल स्टोरेज यूनिट्स हैं विच आर यूज फॉर टेम्पोरली डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, जो कि किस लिए काम आते हैं, किस लिए काम आते हैं, फॉर टेम्पोररी डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, ये है रजिस्टर्स का खेल। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट इज द डेटा रजिस्टर, राइट, फर्स्ट इज डेटा रजिस्टर विच इज होल्डिंग द डेटा ड्यूरिंग computations, like when you are doing this sort of computations, तो कंप्यूटेशन के समय जो डेटा को होल्ड करता है, डेटा को होल्ड करके रखता है, वो होते हैं आपके डेटा रजिस्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल इज एक्यूमुलेटर, ये इसके एग्जाम्पल है। अब आता है एड्रेस रजिस्टर्स। ठीक है, पहले तो डेटा रजिस्टर्स हो गए, यानी जब कंप्यूटेशन हो रही है तभी डेटा को होल्ड करके रख रहे हैं। नेक्स्ट इज द एड्रेस रजिस्टर्स। व्हाट द एड्रेस रजिस्टर्स मीन्स, इट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस फॉर डेटा, राइट, लाइक डेटा को तो होल्ड कर लिया डेटा रजिस्टर्स ने, बट इस डेटा की जो मेमोरी एड्रेस है उसको कौन होल्ड करके रखेगा, एड्रेस रजिस्टर्स। ठीक है, और ये क्यों करते हैं, फॉर डेटा एक्सेस। और स्टेटस रजिस्टर क्या चीज़ है भाई, स्टोर कंडीशन कोड्स लाइक ज़ीरो, नेगेटिव। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रांचिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्लियर, वापस देखते हैं, वापस देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डेटा रजिस्टर्स। पहले तो रजिस्टर्स क्या है, स्मॉल एंड फास्ट स्टोरेज यूनिट्स हैं, ठीक है, विच आर यूज फॉर टेम्पोरली डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। What are the types of it? First is data registers. Data registers holds the data during the computations. Now it involves the thing like accumulator. Second is address registers. What are the it means? It means like stores the memory address for data access, right? So there is one required thing is like when you are working on some sort of data, and then to access that data you will require the address of it, and because to access that data we will have to store its address. So when we are talking about the perspective of storing the address, so at that time the address registers play a very major and crucial role in it. Okay, next one is the status registers. Status register stores condition codes, right, stores the condition codes. Now it can be -1, 0, 1. Now all kind of conditions which are possible, right, like 0 means false, okay, -1 also means that, okay, it means negative basically, 1 means positive or true. So this kind of thing, status register, what is the purpose of it? To use it for branching and decision making. Importance, efficient data manipulation without frequent memory access, speed up arithmetic and logical operations. Okay, next is stack organization. What is stack? So stack organization, stands for, stack is a region or a memory which is used for temporarily data storage and function calls. Okay, so what purpose stack is used for? Stack is used for temporary data storage and function call. So stack is used for temporarily data storage and function calls. Now what are the types of stack operations? Like one is push, which we are adding data into the stack. Okay, in push we are adding data into the stack, and in pop we are removing the data. We are removing the data from the stack. Then what are the stack pointers? Now stack pointers are some sort of pointers which are defined in the stack. First is stack pointer itself. Stack pointer points to the top of the stack. It is used for pushing and popping of data. And one is base pointer, which is used to access local variables in function calls. Okay, so two kind of pointers we have just studied. One is stack pointers, which is focusing on pointing to the top of the stack. It is used for the operations like push and pop. But when you talk about the pointers like base pointer always used to access the local variables in function calls. Okay, so these are the types of stack pointers. Now again, going for the stack organization to get a quick repack. Then stack is a region or a memory which is used for temporarily data storage and function calls. Okay, temporarily data storage and function call. For two purposes it is used. What are the operations?
pushing and popping, which is pushing means adding data to this stack and popping means removing data from the stack. Types of stack pointers, there are two stack pointers. One which points to the top of the stack and it's essential for pushing and popping of data, and one is base pointer which is used to access local variables in function calls. Now role in function call. Manages, what is the role? First is manages local variable and function call sequences. So what is the main role? Manages local variable and function call sequences. Ensures orderly program execution and data integrity. So what it ensures? That your program execute orderly in a sequence or in an order, and it also maintain the data integrity with it. Okay, it is the role in function call. Okay, so stack organization is again storing the data temporarily and used for function calls. There are two stack operations, one is push and one is pop. Now two pointers, stack pointer and base pointer. Base pointer is responsible for accessing local variables in function call, and stack pointer is responsible for your push and pop. It points to the top of the stack every time. Okay, what is the role? That it manages local variable and function call sequences, ensures orderly program execution and data integrity. Now the next thing is instruction format. So instruction is a command which is given to the CPU to perform a specific operation. Like it is a command which we give to the CPU to perform any specific operation. Now what are the components? So it involves the components like opcode, operands, addressing mode, control field. Okay, that much. So now learning one by one about them. First is opcode. So this is an instruction format first of all. So it specifies the operation to be performed and decides the nature of the instruction. So it does two things. First, it specifies the operation which it will be performing, and next is it will decide the nature of instruction. What it means in Hindi, like सबसे पहले तो ये स्पेसिफाई कर देगा कि ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, and next thing is it will decide the instruction or the nature of the instruction. Okay, next is operand. What it means, the data on which the operation is performed. Operand is the data on which the operation is performed. It can be registers, it can be memory address, it can be constant. Okay, now talking about the addressing modes. So addressing mode determine how operands are accessed, and modes include direct, indirect and intermediate of etc. Control fields store additional information and affect the execution condition and branching. Okay, again opcode. It specifies the operation which will be performed, decides the nature of the operations or instruction. Operands are the data on which we are performing the operation. It can be register, memory address and constants. Addressing modes are the different kind of modes through which the operand can be accessed, and control fields are used to store the additional information. Now we are talking about the addressing mode. Now what kind of addressing modes which we can use? So basically, first of all, we will talk about what do you mean by the addressing modes. So addressing mode determines how operands are specified in instruction. Okay, so what it means, how operands are specified in instructions. Types of addressing modes. The first involves like direct addressing. What direct addressing mean? Operand's memory address is directly in the instruction, right? Like operand memory address directly in instruction. Indirect addressing is operand address points to the location of data. Okay.
points to location of data. And immediate addressing, operand value is directly in instruction. Okay. And index addressing means using an index register to modify an operand's address. Okay, again repeating. First, types of addressing mode. First of all, what is addressing mode? It determines how operands are specified in the instruction. Types of addressing mode: direct addressing, okay, in which your operand memory address is directly in the instructions. And indirect addressing, in which the operand address points to the location of data. And immediate addressing is operand value is directly in instruction. And index addressing means that your index registers modify operand's address. Okay. Again, a direct addressing, in which your operand memory address is directly in instruction. Indirect addressing, in which your operand address points to the location of data. Immediate addressing is that your operand value is directly in the instruction. And indexed addressing is your index register points to the operand address or modifies the operand's address. Index address, in which your index register modifies the operand address. Immediate addressing is that operand value is directly in the instructions. Indirect addressing is which like operand value points directly to the data. Okay. And direct addressing means operand memory address direct address points directly to the instruction. Okay. Impact of execution. Address mode influence instruction complexity and execution time. Okay, like these different addressing modes influence instruction complexity and execution time. Like in your how much time your instruction will be executed or how much space it will be consumption or it will be consumed. They will provide flexibility in data access and manipulation, and it means like it provides basically your flexibility. That term flexibility is a very significant here when it comes to the data access and manipulation. Then flexibility is the term which we have to focus on more, because as user is using it, the user experience comes from that flexibility point of view. So there are impact of execution as well. Like अगर आप ये मान सकते हो कि एड्रेसिंग मोड जो है डायरेक्टली ये ना कॉम्प्लेक्सिटी और एग्जीक्यूशन टाइम पे काम कर सकता है या इफेक्ट करता है. ठीक है. और तो और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है डेटा एक्सेस में और डेटा मैनिपुलेशन में. अब आता है डेटा ट्रांसफ़र एंड मैनिपुलेशन. क्या है ये चीज़? तो डेटा ट्रांसफ़र के अंदर इंस्ट्रक्शन और डेटा या इंस्ट्रक्शन जो होते हैं मूव डेटा बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर्स एंड और बिटवीन रजिस्टर्स. इसका मतलब क्या है? डेटा ट्रांसफ़र में क्या होता है, जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो मूव होते रहते हैं. किसके किसके बीच में? वो मूव होते रहते हैं मेमोरी, रजिस्टर्स. इनके बीच में क्या होता है? मेमोरी रजिस्टर के बीच में डेटा घूमता रहता है. ये कहते हैं डेटा ट्रांसफ़र. डेटा मैनिपुलेशन इज डेटा के ऊपर अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हो. ठीक है. अब वो इंस्ट्रक्शन क्या हो सकती है? नाउ इट कैन बी अर्थमेटिक, इट कैन बी लॉजिकल, इट कैन बी बिट वाइज. ठीक है. यानी डेटा ट्रांसफर मैनिपुलेशन में हमने क्या चीज़ देखी? तो डेटा ट्रांसफर में हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं बिटवीन द रजिस्टर्स एंड मेमोरी. डेटा मैनिपुलेशन के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं? डेटा के ऊपर अर्थमेटिक, लॉजिकल, बिट वाइज, ये जितने भी है डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं. डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन दो तरीके के होते हैं, लोड एंड स्टोर. ठीक है. वन इज़ LDR एंड वन इज़ STR. ठीक है. लोड क्या करता है? मूव डेटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर्स. और स्टोर क्या करता है? मूव डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी. यानी जो M से R लेके जा रहा है और जो R से M लेके जा रहा है, ये तो STR हो गया. और ये क्या हो जाएगा? LDR, कि R लास्ट में आ रहा है. ठीक है.
ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो लोड क्या कर रहा है, डेटा को मूव कर रहा है बिटवीन मेमोरी टू रजिस्टर्स, और स्टोर क्या कर रहा है, डेटा को मूव कर रहा है फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने तरीके के होते हैं। लाइक पहला है ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये सारे क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। और लॉजिकल एंड, एक्सॉर, ये क्या है, बिटवाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एसेंशियल फॉर कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस एंड लॉजिकल डिसीजंस, फैसिलिटेट डेटा प्रोसेसिंग एंड वैल्यू मैनिपुलेशन। ठीक है, यानी ये डेटा प्रोसेसिंग को और जो इसकी वैल्यू मैनिपुलेशन है उसको फैसिलिटेट कर रहा है। अब आता है प्रोग्राम कंट्रोल पे। व्हाट इज़ प्रोग्राम कंट्रोल? तो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एक्चुअली मैनेजेस द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो प्रोग्राम कंट्रोल क्या मैनेज करता है, मैनेजेस फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को ये मैनेज करता है प्रोग्राम कंट्रोल। देखो नाम तो देख लो, नाम से पकड़ो। अब यहाँ पर आते हैं कुछ ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर कौन कौन से ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस हैं? पहला है कंडीशनल ब्रांचेस। इसका मतलब क्या है कि आफ्टर योर प्रोग्राम फ्लो बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, जब आपका ये चीज़ हो जाता है तो आप उसमें से जंप कर सकते हो, जंप इफ़ नॉट इक्वल, जंप इफ़ ज़ीरो, ये जो चीज़ है ये कंडीशनल ब्रांचेस है। ठीक है, अल्टर प्रोग्राम फ्लो बेस्ड ऑन कंडीशन, यानी कंडीशन के बेसिस पे, कंडीशन के बेसिस पे ये अल्टर करता है प्रोग्राम के फ्लो को। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, लाइक जंप इफ़ ज़ीरो, जंप इफ़ नॉट इक्वल टू, ऐसे करके कंडीशन आती है। एक होता है अनकंडीशनल ब्रांचेस। अनकंडीशनल ब्रांचेस में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है टू द स्पेसिफिक लोकेशंस। ठीक है, जैसे जंप, कॉल, ये चीज़ें अनकंडीशनल ब्रांचेस में आती है। देखो यार, वापस मैं बता रहा हूँ, तो प्रोग्राम कंट्रोल में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को मैनेज कर रहे हैं। दो तरीके की ब्रांचेस के बारे में हमने यहाँ पर देखा, कंडीशनल ब्रांचिंग और अनकंडीशनल ब्रांचिंग। कंडीशनल ब्रांचिंग में हम प्रोग्राम के फ्लो को अल्टर करते हैं, ठीक है, थ्रू यूजिंग कंडीशंस। अनकंडीशनल के अंदर हम डायरेक्ट एग्जीक्यूशन करते हैं विदाउट एनी कंडीशंस टू द स्पेसिफिक लोकेशंस। ठीक है, अब आता है लूपिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो लूपिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है, लूपिंग इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल, या भी हम सकते हो लूपिंग कंट्रोल अनेबल रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ब्लॉक इटरेशन कंडीशंस आर ऑफन मैनेज थ्रू कंडीशनल ब्रांचेस। यानी इसका क्या मतलब है, देखो पहला लूपिंग इंस्ट्रक्शन जो होता है ना, अनेबल रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ब्लॉक, मतलब कोड ब्लॉक्स। इसका मतलब क्या है, लूपिंग क्या चीज़ को कंट्रोल करती है, लूपिंग कंट्रोल करती है रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ब्लॉक्स सबसे पहले। सो लूपिंग कंट्रोल्स द रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ब्लॉक। इटरेशन कंडीशंस आर ऑफन मैनेज थ्रू कंडीशनल ब्रांचेस। कंडीशनल ब्रांचेस को यूज़ करके इटरेटिव कंडीशंस को भी मैनेज कर लिया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है, कंट्रोल्स प्रोग्राम बिहेवियर एंड एग्जीक्यूशन ऑर्डर, अनेबल डिसीजन मेकिंग एंड रिपीटेड ऑपरेशंस। ठीक है, ये चीज़ हो गई। वापस जहाँ तक अभी तक हमने देखा देख लेते हैं। हमने CPU देखा है, जो कि एक हार्डवेयर है कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन और मैनेजिंग टास्क के लिए। कंपोनेंट्स में हमने कंट्रोल यूनिट देखा, जो कि नॉर्मली कंट्रोल सिग्नल्स वगैरह सेंड करने के लिए काम आता है और एग्जीक्यूशन और डिकोडिंग के लिए काम आता है इंस्ट्रक्शन के। ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, जो कि डेटा पे लगता है। अब यहाँ पर कैलकुलेशंस वगैरह सब इधर आती है। फिर हमने रजिस्टर्स देखा, रजिस्टर स्मॉल एंड एफिशिएंट टेम्पोरली डेटा स्टोरेज सेट्स है, जो कि नॉर्मली काम आते हैं डेटा को टेम्पोरली स्टोर करने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल एक्यूमुलेटर। CPU ऑपरेशंस के अंदर हमने देखा फैच डिकोड एग्जीक्यूशन साइकिल, जिसमें फैच क्या करता है, डेटा लेने में काम, मतलब रिट्रीव करता है मेमोरी से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो परफॉर्म करना है, डिकोड करता है यानी इंस्ट्रक्शन के ऑप कोड और ऑपरेंड को डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है यानी परफॉर्म करता है, और देन स्टोर यानी रिजल्ट्स को मेमोरी के अंदर बाद में सेव कर देता है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के पास क्या होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स होल्ड दी मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसका जो मेमोरी एड्रेस होता है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के पास पहले से होता है। अब आता है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे लिए हमने पहले देखा कि रजिस्टर्स क्या चीज़ होती है, वो हमने बात करी। फिर अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ रजिस्टर में हमने 3 देखे। डेटा रजिस्टर्स देखे, जो कि डेटा को स्टोर करता है नॉर्मली ड्यूरिंग कंप्यूटेशंस।
एड्रेस रजिस्टर्स उस डेटा के एड्रेस को स्टोर करता है जिससे हम डेटा को फास्टली एक्सेस कर सकें, और स्टेटस रजिस्टर्स कंडीशनल कोड को स्टोर करके रखता है जो कि ब्रांचिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए काम आते हैं। एंड डेटा रजिस्टर्स, ठीक है, एड्रेस रजिस्टर्स एंड स्टेटस रजिस्टर्स, तीन तरीके के हो गए, डेटा रजिस्टर्स, स्टेटस रजिस्टर्स, डेटा रजिस्टर्स, एड्रेस रजिस्टर्स एंड स्टेटस, ठीक है। दास याद रखो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में, डेटा रजिस्टर्स, देन एड्रेस रजिस्टर्स एंड स्टेटस रजिस्टर्स। अब यहाँ पर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन यानी वो रीजन जहाँ पर हम डेटा को टेम्पोरली स्टोर करते हैं और फंक्शन कॉल के लिए काम में लेते हैं। अब स्टैक ऑपरेशन पुश और पॉप दो ही तरीके के होते हैं। स्टैक पॉइंटर्स की जब अपन ने बात करी तो स्टैक पॉइंटर हमेशा टॉप पे पॉइंट करता है जो कि पुशिंग एंड पॉपिंग के लिए काम आता है। बेस पॉइंटर क्या काम करता है, इट इज़ यूज टू एक्सेस द लोकल वेरिएबल्स इन द फंक्शन कॉल। रोल क्या है फंक्शन कॉल का, मैनेजेस लोकल वेरिएबल एंड फंक्शन कॉल सीक्वेंसेस, एंश्योर्स ऑर्डरली प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड डेटा इंटीग्रिटी। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, अब देखो पहले तो ये देखेंगे इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो अपने उस समय देखा कि इंस्ट्रक्शन यानी सीपीयू को कोई कमांड देना एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसके फॉर्मेट्स किस तरीके में होते हैं, बेसिकली इसके ये 4 फॉर्मेट है। पहला आता है ऑप कोड जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करना है वो बता देते हैं, या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो पहले ही उसको ऑप कोड में डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ऑपरेंड्स यानी वो जिन पे ऊपर इंस्ट्रक्शंस अपन परफॉर्म करने, वो रजिस्टर हो सकते हैं, मेमोरी एड्रेस, कुछ भी हो सकते हैं। एड्रेसिंग मोड यानी कैसे, मतलब हाउ ऑपरेंड्स आर एक्सेस्ड है, कैसे ऑपरेंड को एक्सेस करना है, जिसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इंटरमीडिएट सब एड्रेसिंग मोड आते हैं। और कंट्रोल फील्ड्स यानी डेटा स्टोरेज आ गया, ठीक है। जो एडिशनल स्टोरेज है लाइक एडिशनल कोड्स वगैरह हो गए, ये सारे हम कंट्रोल फील्ड्स में डालते हैं। अफेक्ट्स द एग्जीक्यूशन कंडीशन एंड ब्रांचिंग। अब एड्रेसिंग मोड पे हम बात करते हैं, तो एड्रेस मोड पे जब अगर अपन बात करते हैं तो एड्रेस मोड बेसिकली ये बताता है कि हाउ ऑपरेंड्स आर स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन, यानी एक इंस्ट्रक्शंस के अंदर ऑपरेंड्स को अपन ने किस तरीके से स्पेसिफाई किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मतलब कुछ मेरे पास इंस्ट्रक्शन है यार, इस इंस्ट्रक्शन में मैंने ऑपरेंड्स को किस तरीके से स्पेसिफाई किया है, इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड्स को किस तरीके से आपने स्पेसिफाई किया है, वो किस में आता है, एड्रेसिंग मोड। यहाँ 4 होते हैं, एक होता है इमीडिएट एड्रेसिंग जिसमें ऑपरेंड की वैल्यू इंस्ट्रक्शन में ही होती है। एक होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग में अपन ऑपरेंड का जो मेमोरी एड्रेस होता है वो इंस्ट्रक्शन में स्टोर रखते हैं। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में जो होता है वो अपन ऑपरेंड की जो एड्रेस होता है ये सीधा अपन कहाँ पर पॉइंट करता है, ऑपरेंड का एड्रेस टू द लोकेशन ऑफ द डेटा। और इंडेक्स एड्रेसिंग में जो इंडेक्स रजिस्टर होता है वो ऑपरेंड के एड्रेस की तरफ पॉइंट करता है और उसको मॉडिफाई करता है। डेटा ट्रांसफर मैनिपुलेशन अपने देख लिया। डेटा ट्रांसफर यानी डेटा को मूव करना रजिस्टर्स और मेमोरी के बीच के अंदर, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन तब होता है जब अपन किसी भी डेटा के ऊपर इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करते हैं, अरिथमेटिक, लॉजिकल, बिटवाइज और कोई भी ऑपरेशन हो, डेटा मैनिपुलेशन होता है। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन 2 तरीके के होते हैं, एलडीआर और स्टोर। लोड यानी मेमोरी से रजिस्टर में डेटा डालना, और स्टोर यानी रजिस्टर से मेमोरी में डेटा मूव करना। डेटा मैनिपुलेशन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा सकते हो, लॉजिकल एंड और ये लगा सकते हो। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कंपैरिजन्स, कैलकुलेशंस, लॉजिकल डिसीजंस, इन सब के लिए ये बढ़िया है। फैसिलिटेट्स डेटा प्रोसेसिंग एंड वैल्यू मैनिपुलेशन। प्रोग्राम कंट्रोल क्या करता है, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन मैनेज करता है किसको, द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी एक प्रोग्राम है उसका जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से होना चाहिए, ये कौन मैनेज करता है, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मतलब प्रोग्राम कंट्रोल हो गया ना, मतलब प्रोग्राम का फ्लो किस तरीके से होना चाहिए। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस या 2, कंडीशनल, अनकंडीशनल। और कंडीशनल के अंदर हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, प्रोग्राम के फ्लो जो होते हैं ये कंडीशंस के ऊपर बेस होता है, लाइक जंप हो गया, नॉट जंप हो गया। अनकंडीशनल के अंदर अपन डायरेक्टली जंप कर जाते हैं। लूपिंग इंस्ट्रक्शन में अपन एक ही कोड ब्लॉक को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ होगी। सिग्निफिकेंस क्या है, कंट्रोल प्रोग्राम बिहेवियर एंड एग्जीक्यूशन ऑर्डर और एनेबल डिसीजन मेकिंग एंड रिपीटिव ऑपरेशंस। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर यानी RIC के बारे में। तो RIC आर्किटेक्चर फोकसेस ऑन लिमिटेड सेट ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शन और एफिशिएंट एग्जीक्यूशन, यानी किस पे फोकस करता है, देखो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो है ना, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर RIC, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये किस पे फोकस करता है, ऑन लिमिटेड सेट ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन, यानी किस पे फोकस करता है, इट फोकस ऑन लिमिटेड सेट ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शन, यानी लिमिटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे फोकस करता है फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन, यानी आपका एग्जीक्यूशन अच्छा हो इसके लिए ये सिर्फ लिमिटेड सेट ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शंस पे फोकस
करता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला सिंप्लिसिटी। स्मॉल इंस्ट्रक्शन जो होता है ना वो आराम से डिकोडिंग के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म सिंपल एंड वेल डिफाइंड ऑपरेशंस। फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन, all instructions should have same length for faster decoding. Load store architecture, only load store instruction can access memory. Arithmetic operations work on data in registers. Multiple registers means abundance of general purpose register for efficient data handling. इसका advantage क्या है? Fast execution due to simple instruction set and effective use of pipeline and high clock speeds. Pipeline and vector processing की अगर मैं बात करूँ तो pipeline processing क्या होती है? तो हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को हम अपने इंस्ट्रक्शन को स्टेजेस में ब्रेक कर देते हैं जिससे हम उस पर साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग कर सकें। ठीक है, स्टेजेस इसमें क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, इंस्ट्रक्शन डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेस रजिस्टर्स, एग्जीक्यूट परफॉर्म द ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन, मेमोरी एक्सेस द मेमोरी इफ नीडेड और राइट बैक, स्टोर मेमोरी बैक टू द मेमोरी। यानी वापस स्टेजेस क्या क्या होती है? एक टिपिकल पाइपलाइन के अंदर इंस्ट्रक्शन को फैच करना है मेमोरी से, फिर इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, फिर उसको मेमोरी का एक्सेस देना है लोड और स्टोर ऑपरेशंस के लिए, और राइट बैक यानी वापस उसी को उठा के रजिस्टर्स के अंदर पुट कर देना है। मेजर एडवांटेजेस इंक्रीजेस थ्रूपुट्स एंड सीपीयू यूटिलाइजेशन और इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होते हैं और रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम होता है। अब आता है वेक्टर प्रोसेसिंग। वेक्टर प्रोसेसर क्या होता है? एग्जीक्यूट्स द सेम ऑपरेशन ऑन मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स साइमल्टेनियसली। यानी जो आपने अभी यहाँ पर आ रहा है पाइपलाइन के अंदर करा, मतलब डिफरेंट स्टेजेस पे, यही ये क्या करता है? मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स पे एक साथ ही लगा देता है, जिससे क्या होता है? साइंटिफिक सिमुलेशंस आसानी से हो सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग पे काम आता है। ठीक है, लार्ज डेटा सेट्स में काम आता ही है। एक आता है फ्लेन टेक्सोनॉमी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम बात करते हैं लाइक पहले SISD, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। ट्रेडिशनल सिंगल कोर CPU है, एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन ऑन वन डेटा एलिमेंट एट अ टाइम। SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ठीक है, GPUs एंड स्पेशलाइज्ड प्री प्रोसेसर्स एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन ऑन मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स। फिर आता है MISD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। ठीक है, रेयर आर्किटेक्चर वे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक्ट ऑन अ सिंगल डेटा। MIMD, मल्टीपल कोर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, यानी मल्टीपल कोर और CPU काम करता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, जो कि हमें अच्छा खासा काम यहाँ करके देता है। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या आता है? यूटिलाइजेस मल्टीपल कोड्स और प्रोसेसर्स टू परफॉर्म टास्क कोहेरेंटली, यानी एक साथ। ठीक है, चैलेंजेस इसमें क्या है? लाइक फर्स्ट चैलेंजेस लोड बैलेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क इक्वली अमॉन्ग दी प्रोसेसर, क्योंकि हमें आपको इक्वली वर्क देना पड़ेगा सारे प्रोसेसर्स को। सिंक्रोनाइजेशन, एंश्योरिंग कोऑर्डिनेटेड एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, कि भाई आराम से कोऑर्डिनेट हो जाए। ये दो चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट और ये चैलेंजेस है। बेनिफिट्स क्या है? एनहेंस परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम, वो तो कर ही रहा है। सूटेबल फॉर कंप्यूटेशनल इंटेंसिव टास्क। ठीक है, पाइपलाइनिंग ब्रेक डाउन द इंस्ट्रक्शन इनटू स्टेजेस इन फॉर साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग। और इसका हैजार्ड्स क्या है? स्ट्रक्चरल हैजार्ड्स, रिसोर्सेज नीडेड बाय मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, डेटा हैजार्ड्स, डिपेंडेंसी बिटवीन द इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल हैजार्ड्स, ब्रांचेस एंड कंडीशनल जंप्स। फॉरवर्डिंग एंड स्टॉलिंग के बारे में अगर हम बात करें तो फॉरवर्डिंग पासिस द डेटा फ्रॉम स्टेजेस टू अवॉइड स्टॉल्स। ठीक है, एंड स्टॉलिंग इंट्रोड्यूसिंग डिले टू रिजॉल्व हैजार्ड्स। अब यहाँ आता है पहले अर्थमेटिक पाइपलाइन। अर्थमेटिक पाइपलाइन डेडिकेटेड पाइपलाइन फॉर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स, अब यहाँ पर स्टेजेस क्या क्या होते हैं? पहला होता है ऑपरेंट फैच ऑपरेंट्स फ्रॉम मेमोरी रजिस्टर और मेमोरी। फिर आता है ऑपरेशन एग्जीक्यूशन, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, रिजल्ट राइट बैक यानी स्टोर इनटू द एप्रोप्रिएट लोकेशन, यानी पहले ऑपरेंट को फैच करेंगे, ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और रिजल्ट्स को वापस एप्रोप्रिएट लोकेशन पे राइट बैक कर देंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को ये मैनेजेबल स्टेजेस में तोड़ देता है और एनहेंस परफॉर्मेंस बाय प्रोसेसिंग मल्टीपल कैलकुलेशंस इन अ पैरेलल वे। ओके, RISC पाइपलाइन एंड रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सिंगल कंप्यूटिंग। ठीक है, लाइक यही है इसका। अभी जो मैंने जस्ट अपन ने RISC के बारे में पढ़ा था, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो ये जो पाइपलाइन है ये डिज़ाइन की गई है
SC आर्किटेक्चर्स के लिए स्टेजेस जैसे इंस्ट्रक्शन को फैच करना, फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, मेमोरी एक्सेस देना, वापस राइट बैक कर देना, वही चीज़ें हैं। ऑप्टिमाइज्ड फॉर सिंगल इंस्ट्रक्शंस, सिंपल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो कि हमेशा फास्ट एग्जीक्यूट को प्रायोरिटाइज करें। ईच स्टेज फोकस ऑन एन स्पेसिफिक एक्सपेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम। वेक्टर प्रोसेसिंग यानी इसी को ही आप एक एंटायर एरे ऑफ वेक्टर्स ऑफ डेटा पे लगा दो, और वेक्टर इंस्ट्रक्शन यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा पे काम कर रहा है, यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटास पे काम कर रहा है, किसमें, वेक्टर इंस्ट्रक्शन में। और एप्लीकेशन क्या है इसकी, मैट्रिक्स ऑपरेशंस, इमेज प्रोसेसिंग और ये, ठीक है। अब एरे प्रोसेसर्स की बात करें तो स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोसेसिंग एरेज और मैट्रिक्स ऑफ डेटा एफिशिएंटली, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर फॉर टेलर्ड फॉर एरे ऑपरेटर्स, पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती है, और इसमें साइंटिफिक सिमुलेशन, इंजीनियरिंग कैलकुलेशन हो सकती है। कंप्यूटर अरिथमेटिक क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या है इसमें, देखो सबसे पहले फील्ड दैट फोकसिंग ऑन परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑन डिजिटल डेटा यूजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। सबसे पहले तो ये होता है, मतलब कंप्यूटर्स आर यूज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, कंप्यूटर्स किसका यूज़ करती है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, मेकिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू बिट लेवल मैनिपुलेशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ये दो चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर। मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम्स यहाँ पर एक है जो कि बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम्स हैं। इट इज़ द टेक्निक टू मल्टीप्लाई बाइनरी नंबर्स एफिशिएंटली व्हाइल रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, पार्शियल प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करने का काम है। तो पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट द मल्टीप्लायर इनटू मॉडिफाइड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, बूथ कोडिंग, यानी पहले मल्टीप्लायर जो है उसको आप कन्वर्ट कर दो बूथ कोडिंग में, फिर उस पर परफॉर्म करो साइंड बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या करेंगे उस पर, साइंड बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फिर हम शिफ्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेंट को और मल्टीप्लायर को टू द राइट विद ईच इटरेशन। हर इटरेशन के साथ मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर को हमें राइट तक शिफ्ट करते रहना है, ठीक है। डिवीजन के लिए भी एल्गोरिथम है, लाइक रिस्टोरिंग डिवीजन इन्वॉल्व्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन विद करेक्शन, ठीक है। नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन में सिमिलर टू रिस्टोरिंग डिवीजन बट डज नॉट रिस्टोर द डिवाइस है। SRT डिवीजन यानी स्वेनी रॉबर्टसन टॉर्चर विच कंबाइंस द फीचर्स ऑफ रिस्टोरिंग एंड नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन फॉर क्विकर डिवीजन। Point float arithmetic operations, numbers which are represented as sign or exponent and mantissa. Arithmetic operators like addition, subtraction, multiplication and division are performed on floating point number. Decimal arithmetical uses, ये component पूरा डिज़ाइन किया गया है arithmetic units के लिए, decimal number जो होते हैं उस पर arithmetic operations perform करने के लिए। फिर आता है एक input output organization, input output organization completely focusing on first of all, अगर मैं बात करूं तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस के बारे में पहले देखेंगे। लाइक इनपुट आउटपुट इंटरफेस कनेक्ट करता है सीपीयू को मेमोरी को, ये सीपीयू ये मेमोरी, इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो क्या है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ठीक है। कनेक्ट्स द सीपीयू एंड मेमोरी, सॉरी मैंने कुछ गलत बना दिया, एक्चुअली मैं ये दोनों को कनेक्ट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, चीज़ समझ में आ गई। पोर्ट्स फिजिकल और वर्चुअल पॉइंट्स, डेटा है जो कि जिसमें अंदर से जाता है और बाहर निकलता है। कंट्रोल सिग्नल, डेटा लाइन से सब इफेक्टिव। अब इसमें आता है एक एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र अकर्स विदाउट अ सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक सिग्नल, ठीक है, विदाउट एनी सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक सिग्नल। हैंड शेकिंग इज अ मेथड ऑफ कोऑर्डिनेशन वेयर कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन डिवाइसेज सिग्नल रेडीनेस फॉर डेटा ट्रांसफ़र, यानी जहाँ पर कंट्रोल सिग्नल होते हैं, ठीक है, वो डिवाइसेस के सिग्नल के बीच में रीड करते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए। मोड क्या है, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, सीपीयू डायरेक्टली कंट्रोल्स डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है। और इंटरप्ट ड्राइवन यानी डिवाइसेस नोटिफाई द सीपीयू व्हेन दे आर रेडी फॉर डेटा ट्रांसफ़र और व्हेन देयर ऑपरेशन इज कंप्लीट, सुटेबल फॉर स्लोअर डिवाइसेस विच डोंट रिक्वायर हाई स्पीड ट्रांसफ़र। क्योंकि देखो प्रोग्राम डायोड सीपीयू जो है वो डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र को कंट्रोल कर रहा है, इधर बेसिकली क्या है, डिवाइस नोटिफाई कर रहा है, इधर डिवाइस नोटिफाई कर रहा है, और ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, डीएम है, तो हार्डवेयर बेस्ड डेटा ट्रांसफर डायरेक्ट। अब आता है प्रायोरिटी इंटरप्ट। प्रायोरिटी इंटरप्ट असाइन प्रायोरिटी लेवल्स टू डिफरेंट डिवाइसेस फॉर हैंडलिंग इंटरप्ट्स,
ठीक है. हायर प्रायोरिटी डिवाइसेज आर सर्व्ड फर्स्ट. हायर प्रायोरिटी इज सर्व्ड फर्स्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, जो क्रिटिकल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा. एक होता है डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस. यहाँ पर डीएमए कंट्रोलर को लेते हैं, जो कि एक हार्डवेयर है जो कि क्या करता है, डेटा ट्रांसफ़र को मैनेज करता है बिटवीन मेमोरी एंड डिवाइसेस. इनपुट आउटपुट प्रोसेसर बेसिकली स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर विच इज़ यूज्ड टू मैनेज इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. ठीक है. CPU input output communication input and command which sends to the IO to initiate input output commands. क्योंकि CPU send command भेजता है किसको, input output को. ठीक है. to initiate input output command. फिर सीरियल कम्युनिकेशन है, यानी ट्रांसमिटिंग डेटा बिट बाय बिट ओवर सिंगल वायर और चैनल, ये इसके अंदर आता है. कॉमनली यूज फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस लाइक मॉडम्स और इनके लिए काम आता है. अब बात करते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेमोरी हायरार्किकल के बारे में बात करते हैं. स्ट्रक्चर दैट अरेंजेस डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी इन ए हायरार्की बेस्ड ऑन स्पीड एंड कैपेसिटी, यानी मेमोरी को बेस्ड ऑन स्पीड और कैपेसिटी अपने अरेंज कर दिया है. ठीक है. which consists of level with each level providing different taste of between speed and cost. Main memory, fast and volatile memory which is used for storing programs and data. RAM क्या है, फास्ट वोलेटाइल मेमोरी, ये क्या करती है, स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. ऑक्सिलरी मेमोरी स्लोअर नॉन वोलेटाइल, जो कि लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए काम आती है. या SSD ऑप्टिकल डिस्क HDDs ये आ जाती है. ठीक है. एसोसिएटिव मेमोरी क्या होती है, टाइप ऑफ मेमोरी डेट अलाउ कंटेंट बेस्ड सर्चेस. क्या करती है, अलाउ कंटेंट बेस्ड सर्चेस, यानी आप यहाँ पर डेटा को स्टोर कर सकते हो अलॉन्ग विथ टैग्स. ठीक है. मेकिंग एड फास्ट सर्चिंग के लिए काम आती है. कैशे मेमोरी इज अ हाई स्पीड स्मॉल कैपेसिटी मेमोरी विच इज लोकेटेड बिटवीन द CPU एंड मेन. CPU और मेन के बीच में कैश होती है. ठीक है. एक होती है वर्चुअल मेमोरी, टेक्निक दैट यूजेस कॉम्बिनेशन ऑफ मेन मेमोरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी टू क्रिएट इल्यूशन ऑफ अ लार्ज मेमोरी. ठीक है. allows रनिंग प्रोग्राम लार्जर देन द अवेलेबल फिजिकल मेमोरी. ठीक है. या आपने अगर विंडोज़ यूज़ किया होगा तो उसमें यूज़ देखा ही होगा. मल्टी प्रोसेसर्स, कैरेक्टरिस्टिक मल्टी प्रोसेसर, कंप्यूटर सिस्टम विद मल्टी प्रोसेसर दैट शेयर रिसोर्सेज बेनिफिट्स इंक्लूड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड फॉल्ट टॉलरेंस. improve performance, better resource utilization and fault tolerance. Interconnection structures क्या होते हैं, network connecting processors in a multi processor system. ठीक है. टोपोलॉजीज लाइक बिजनेस रिंग, मैशेज ट्री, ये सब इसमें काम आते हैं. इंटर प्रोसेसन आर्बिट्रेशन क्या होता है, मैकेनिज्म टू मैनेज एक्सेस or to shared resources, prevent conflicts when multiple processors are attempting to access a resource simultaneously. Inter-process communication synchronization, यानी एक्सचेंज प्रोसेसर्स के बीच में जो डेटा का एक्सचेंज है, ठीक है, या इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है, वो सारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में आता है. एंश्योर्स ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ शेयर टास्क. कैशे कोहेरेंस, यानी एंश्योर्स मल्टीपल प्रोसेसर्स कैशे हैव कंसिस्टेंट कॉपीज ऑफ शेयर डेटा. प्रोटोकॉल मैनेजेस अपडेट्स एंड इनवैलिडेशन टू मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी. शेयर्ड मेमोरी, मल्टी प्रोसेसर्स क्या होते हैं, प्रोसेसर शेयर अ कॉमन मेमोरी स्पेस. अलाउ एफिशिएंट कम्युनिकेशन थ्रू मेमोरी रीड्स एंड राइट एंड एंश्योर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एनी डेटा इनकन्सिस्टेंसी, यानी आपस में वो बातचीत करते रहे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. हमने फास्ट ट्रैक ये चीज़ करी है, हम ट्राई करेंगे कि इसको इंडिविजुअल भी इस टॉपिक्स को एकदम डिटेल में पढ़ें. तो दिस इज हर्षवर्धन. स्टूडेंट इनोवेशन नेटवर्क को फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम पे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना. ये इंस्टाग्राम आईडी है हमारे नेटवर्क की, जहाँ पर हम ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह. तो आप यहाँ जा सकते हो और इसको फॉलो कर सकते हो. एंड सब्सक्राइब टू हर्ष पुरोहित. Great guys, thank you so much for watching.